नमस्कार दोस्तों, जन आवाज के आज के इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो शख्सियत मेरे साथ इंटरव्यू के लिए हैं, उनकी तारीफ में मैं ये कहूँगा कि उत्तराखंड की राजनीति में रहे सबसे वरिष्ठ और आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व उत्तराखंड सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री हीरा सिंह बिष्ट। श्री हीरा सिंह बिष्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा आपसे सबसे पहला प्रश्न ही ये रहेगा कि आप उत्तराखंड की राजनीति के सबसे वरिष्ठतम नेताओं में से एक। 1977 में इंदिरा गांधी के दौर में आप लोकसभा चुनाव लड़े। 1984 में, आज के समय जब नेता पैदा हो रहे थे, आप उसी समय नेता बन चुके थे। तो 1984 के दौर में आपने देहरादून शहर विधानसभा का प्रतिनिधित्व लखनऊ में विधानसभा में आपने किया। तो आज उत्तराखंड में जो आप लोग जो पहली निर्वाचित सरकार बनी, उसमें आप बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे थे। तो क्या जो आपने नींव नारायण दत्त तिवारी जी के साथ विकास की रखी थी, क्या ये बिल्डिंग आपकी नींव के अनुसार बन रही है या आपको लगता है ये बिल्डिंग कुछ दूसरी तरह है? ये बड़ा गंभीर प्रश्न उत्तराखंड के वर्तमान भविष्य के लिए चिंता का विषय भी है कि जो नारायण दत्त तिवारी जी ने बुनियादी समग्र विकास के उत्तराखंड के लिए, उससे आने वाली सरकारें कहीं न कहीं भटक और अब उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। उदाहरण के लिए मैं कहूँगा, लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, तिवारी जी ने उत्तराखंड पलायन और रोजगार बड़ी समस्या है। नौजवान बच्चे पढ़ लिख कर यहाँ से बाहर चले गए। उनकी सोच के अनुसार यहाँ पर स्कूल की स्थापना की और उसमें 3.5 लाख लोगों को रोजगार, बहुत बड़ी सैकड़ों एकड़ जमीन जो सरकारी फालतू पड़ी थी, जिनको माफिया कब्जा करना चाह रहे थे, किया और बाहर बड़ी कंपनी यहाँ पर है। उसके लिए तिवारी जी की एक बड़ी भारी उपलब्धि थी। अपने कद के, अपनी सोच, अपने विचार के अनुसार उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास से प्रस्ताव ले नैनीताल गए थे, मैं भी साथ में था। उन्होंने वाजपेयी से और बात में उसने कहा कि राज्य में रोजगार की समस्या है, पलायन की समस्या, उसको रोजगार देना चाहते हैं, नया राज्य बना है और मैं 3 कंसेशन इसमें चाहता हूँ। वाजपेयी जी का तिवारी जैसा आप कहेंगे राज्य के लिए, जो मेरे से कहेंगे आपको सोच बिल्कुल लेगा करता हूँ जो मेरे हाथ में। तिवारी जी ने हमसे 3 बड़े कंसेशन लिए थे। इनकम टैक्स को छूट 5 साल में, सेल टैक्स एक्साइज। वाजपेयी जी ने कहा ठीक है, चिट्ठी आ जाए, और 1 महीने में दिल्ली से चिट्ठी स्वीकृति की आ गई। उस कंसेशन से हिंदुस्तान के नॉर्थ इंडिया के नोएडा, गुड़गांव, यूपी, वेस्टर्न यूपी, जयपुर, यहाँ पंजाब, चंडीगढ़ के बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर रोजगार के लिए आई। कंसेशन मिला बहुत बड़ा। उनको हमने फ्री जमीन दी, फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, सड़कें दी, आवास दी, बहुत सुविधाएं दी। बहुत भाग दौड़ हमने उत्तराखंड में की, चाहे उधम सिंह और उद्योग लगे, बिजली दी, फ्री बिजली दी। उसमें रोजगार लगे थे। लोगों को रोजगार के लिए भागना नहीं पड़ता, बल्कि बाहर के लोग यहाँ रोजगार पाने आ रहे थे। तो ये उदाहरण था उनका मॉडल का। दूसरे, उन्होंने राजनीतिक स्वावलंबी बनाने को पता था कि तकनीकी शिक्षा बहुत जरूरी है, बच्चे बाहर जाएंगे तो रोजगार खाली हाथ क्या ले। इसलिए उन्होंने उत्तराखंड में ITI और पॉलिटेक्निक की जिम्मेदारी मैंने पूरे प्रदेश में भागकर कोशिश की जमीन उपलब्ध कराना। बहुत जरूरत है, मुझे पता है। तो रानी के इंजीनियरिंग कॉलेज करने के लिए बॉडी इंजीनियरिंग कॉलेज की जद्दोजहद करनी, कई बार मुझे जाना पड़ा, तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज बने। हर जिले में हमने कम से कम 1-2 पॉलिटेक्निक खोले, ITI खोले, जिससे बच्चे पढ़ लिख कर और डिग्री पर कहीं खड़े हो गए तो उनको जीविका के लिए नौकरी मिल जाए। तकनीकी शिक्षा तो इस दिशा में हमने आगे बढ़ाना काम किया। एक आधार था कि उत्तराखंड में रोजगार, बच्चा कहीं जाए तो स्वावलंबी बन सकता है, आत्मविश्वास बढ़ जाए। इसलिए तकनीकी शिक्षा, ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज पर जोर दिया गया। और दुखद अध्याय यही है कि तिवारी जी के जाने के बाद मैंने सोचा को पॉलिटेक्निक कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, ये शर्म की बात है, हमारी कोई बड़प्पन की बात नहीं। सरकार जारी कर रहेंगे। अभी मैं प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में स्वागत करते हैं, बधाई देना चाहते हैं, देवभूमि में आए।
पिछड़ा कट रहे हैं, उनका प्रवचन चल रहा था, जबरदस्ती लोगों से हाथ खड़े करना, जबरदस्ती कह रहे हाथ खड़े करो, ताली बजाओ, ताली क्यों बजा रहे आप? ताली तुम उत्तराखंड के लिए क्या लेकर आए? रोजगार देने के लिए क्या है? पलायन रोकने को क्या है? आपने पहाड़ों पर क्यों नहीं इंजीनियरिंग कॉलेज खोलते? क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज खोल? क्यों नहीं राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खोल, जिसमें CBSE पैटर्न की शिक्षा 12वीं तक बच्चों को निःशुल्क? मैंने वो स्कूल की बड़े से खोला, जहाँ पर बच्चे भरमा 600 बच्चे पढ़ते हैं और फ्री है 6 से 12। CBSE पैटर्न पर है, उसकी कॉपी हमने सब जगह दी और तैयारी कर ली, सारी जगह में खोली, जिससे बच्चे पहाड़ से पब्लिक स्कूल में पढ़ने के लिए, अंग्रेजी पढ़ने के लिए, CBSE में पढ़ने के लिए स्कूल वहीं पहले तो बच्चे रुके। पेरेंट्स तो बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, भेजते हैं, आते हैं, तो वो व्यवस्था सारी छर बना। आज मैं नहीं समझता कि सरकारें आ रही जा रही, क्या सारा शिरकुल आपने ठप कर दी। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक, मैं आज धामी से पूछता हूँ 8 सालों में बता दें, ITI बता, छोड़ो बड़ी बात है, छोड़िए आप बताइए कितना बस बेड़ा आपने खरीदा? जो उस समय 800 बस हमने खरीदी थी तिवारी जी टाइम को, वही चल रही है। तकलीफ होती है। पर मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आप तिवारी जी की सरकार में कई महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो संभाल रहे थे, जिसमें से 2 महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो थे, ट्रांसपोर्ट और हायर एजुकेशन। तो आपने हायर एजुकेशन में कितने ITI खोले और क्या आपके जितने ITI खोले गए थे उनकी संख्या बिल्कुल नहीं बढ़ी? और आपने ट्रांसपोर्ट में जितनी बसें लेके आए थे, क्या उसके बाद नवीनतम बसें उत्तराखंड के सरकार के द्वारा नहीं लॉन्च की गई? कहाँ आपके मन में ठीक है? जो मेरे पास विभाग थे, श्रम का था, तकनीकी शिक्षा का था और परिवहन का था, और तीनों विभाग बहुत मेहनत की, चूंकि यूपी से अलग हुए तो इसमें बहुत मेहनत करी, तो बना बनाया कुछ नहीं था। बसों का ढांचा, बस बेड़ा, बसों के अड्डे बनाने थे, यहाँ था हल्द्वानी था, जयकाशी पहाड़ों पर थी, वो जो लेबर का श्रम कानून में श्रम न्यायालय की स्थापना करनी थी। हमने जो मजदूरों के हितों के लिए क्या वो नियम बायलॉज हमने अपने बनाने थे। तो और हम क्या क्या किसको दे सकते हैं हम लोग। तो मैं दौड़ भाग करके पूरे प्रदेश में घूमता रहा, हर जगह पिथौरागढ़ हो, चाहे अल्मोड़ा हो, चाहे पौड़ी हो, टेढ़ी, चमोली, उत्तरकाशी, सब जगह हमने हर पिछड़े क्षेत्र में कुछ पॉलिटेक्निक, छप्पा पॉलिटेक्निक खोला, क्या सैया में पॉलिटेक्निक खोला, टेढ़ी जहाँ वो खोला हमने, जमीन खुद ढूंढी प्रयास कर करके, तब ये व्यवस्था है। हर हेडक्वार्टर पे हमने देहरादून से बस सेवा से जोड़ा, बसें खरीदी, ऊपर के लिए छोटी बसें खरीदी, यहाँ से देहरादून से मुख्यालय से हमने जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, पंजाब, यहाँ तक तो दिल्ली, सारी बसों को जोड़कर जाकर के एग्रीमेंट की सरकार। पंजाब गया मैं, चंडीगढ़ गया 2 बार, यूपी गया, जयपुर में गया, दिल्ली गया, वहाँ भी सरकार से एग्रीमेंट की, इतनी हमारी चलेगी, इतने तो ये नहीं कि तुम जितनी बस चलाओ उत्तराखंड के बाहर। यह काम पहले टाइम हमने प्रतिबंधित किया। तो हमने उस समय 800 बसें खरीदी, उसमें वॉल्वो बसें भी थी, छोटी बसें भी थी, जो हमारा था ही नहीं को ढांचा, नया राज्य बना था, स्ट्रक्चर कुछ था, तो वो क्या धीरे 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 बढ़ने लगे। तो ये हमने एक नई बस पर हमारी चमचमाती बसें, वॉल्वो बसें चलती थी, जयपुर तक, चंडीगढ़ तक, लखनऊ तक चलाते थे, कानपुर तक हमने चलाई। तो एक काम करने की सीख थी। एक वो था कि हमारा उत्तराखंड किसी प्रदेश से पीछे, एक भावना थी। हमने इसी तरह से फिर श्रम न्यायालय के स्थापना, हमारे शहर में न्याय मिले। चीनी वेज बोर्ड हिंदुस्तान में कहीं नहीं, बहुत प्रयास कर रहे थे सरकार ने। उत्तराखंड पहले सरकार है, मैं लेबर मिनिस्टर था, मैंने 400-500 कर्मचारी इकट्ठे होकर आए थे, उन्होंने मेरा घेराव भी किया, मंत्री थे, मैंने साथ तिवारी जी ने कहा कि आप कर सकते हो, करिए। बस चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं, सेंटर का नहीं कर सकते, मैंने सेंटर का नहीं, हमारा राज्य का चीनी मिल हमारी, हम कर सकते हैं। तब हमने किया और इतिहास गवाह कि हम पहले दिन 11 बजे बैठे थे विधानसभा मीटिंग में, और रात भर मेरे अफसरों के साथ में, दूसरे दिन 12-1 बजे जाकर के हमने वो वेज बोर्ड किया। आज मुझे खुशी है कि हमारा चीनी मिला कर्मचारी 30,000 तक, जो 7-8 हजार। हिंदुस्तान में आज तक कहीं चीनी वेज बोर्ड नहीं बना, केवल उत्तराखंड के अलावा। तो इतिहास है, लोग कॉपी लगे मेरे से, नकल कैसे किया, लेकिन कोई नहीं कर सकता, आज तक नहीं कर पाया। तो मुझे काम करने का जन्म था कि हमारा राज्य है, और ईमानदार से हमने किया, कोई किसी प्रकार का मेरा प्रयास था कि हम देवभूमि ने हमको पैदल के इस लायक किया, उसको
कर्ज कैसे था तमाम हमारे और लड़ फिर के आंदोलन करना शहादत दी हमारे भाइयों ने बहनों ने गोलियां खाई लाठियां खाई तब राज्य बना। तुम क्या दे सकते हो? ईमानदार से संपुट बनाया मैंने विशेषण ने तय की कम से कम इतनी मजदूरी परिवार में हमने बसें चलाई हर हेडक्वार्टर तब बसें जोड़ने को जोड़ने का काम किया और जो इंजीनियरिंग कॉलेज वो ITI ये ITI में बच्चा सर्टिफिकेट लेकर 8वीं 10वीं करके नहीं पढ़ सकते पहाड़ के बच्चे ITI कर लेंगे तो करके कहीं ना कहीं रोजगार इनको 15-20 हज़ार रुपये नौकरी मिल जाएगी। वो काम उस विजन के साथ हमने किए और ये प्रायोरिटी रखी थी जब हमने शेड्यूल की स्थापना की। लड़ भिड़ के हमने तो से कहा मन के 70% बच्चे उत्तराखंड रखे। बहुत तो बड़ा दबाव डाला, यूपी से ऑब्जेक्शन आया, पंजाब से, हरियाणा से कि ये क्या कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए। मैंने कहा इससे तो हम नहीं छुटे, हमारे 70-30% बाहर के लोग जो योग्य होंगे प्रशिक्षित होंगे हायर एजुकेशन के हर क्वालिफिकेशन हमारे ITI पॉलिटेक्निक हो जाए तो बाहर के तो वो किया तब यहाँ पर 3.5 लाख लोग शेड्यूल में इसके स्थापना। आज जहाँ खंडर होगा सेलापुर में इतनी इंडस्ट्री है, कहाँ देखेंगे लाल तप्पड़ में आई थी क्यों गई, हरिद्वार की है, चौधरी से निकल किया, काशीपुर की है, इंडस्ट्रियल एरिया बन गया था पूरा, हजारों लोग लाखों मैंने कहा ना 3.5 लाख लोगों को रोजगार मिला। तो वो विजन हमारा खत्म, विजन खत्म हो गया। लेकिन मेरा आपसे ये प्रश्न है कि उत्तराखंड में आपके विरोधी भी कहीं ना कहीं ये बात बोलते हैं कि नारायण दत्त तिवारी गवर्नमेंट बहुत ही प्रगति और विकास की नीति लेके उत्तराखंड में काम किया जो आपका टेन्योर रहा, और उसमें लगभग आप दूसरे या तीसरे नंबर के शक्तिशाली मंत्रियों में से एक थे जिन्होंने विकास की इबारत लिखी। लेकिन मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है कि आपने इतने महत्वपूर्ण निर्णय लिए और इतने ट्रांसपोर्ट में, एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में इतने ITI स्थापित किए, आपके इतनी ज्यादा योग्यता देखकर क्या आपके लिए आपके पार्टी के अंदर या विरोधियों ने कहीं ना कहीं आपको किनारे लगाने का काम किया कि आप इतना अच्छा काम कर रहे थे? क्या मैं ये 30 वाला प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ दिल में, क्या इस बात को आपको लगता है कि आपके साथ एक रणनीतिक खेल में फंसाया गया? नहीं, यह तो समय का तकाजा होता है, कुछ भाग्य होता है आदमी का, और मैं इन चीजों को विश्वास करता हूँ काट छांट लेकिन मैं तो काम करता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ मैंने इतना काम किया, तुमने किया, कंपटीशन ईमानदार से करो और ईमानदार के साथ करो। कोई अफसर साला उंगली न उठाए, कोई नेता उंगली न उठाए, वो बड़ा भारी कुर्बानी है उत्तराखंड में। ऐसा नहीं है आधे जेब में आधे दिखाने में कहीं, जो आज उत्तराखंड हो रहा है दुर्भाग्य है। तो मैं तो डंके चोट कहता हूँ, हमने इसलिए उत्तराखंड को बहुत आगे बढ़ाया, बहुत कुछ किया। और तिवारी जी की कृपा रहती है कि जब प्रोजेक्ट कितना बड़ा हम तैयार कर रहे हो कोई मना नहीं करता, कह रहा गो हेड, पैसे की चिंता मतलब कैसे व्यवस्था करते हैं आप, क्यों मेरा काम आप छोड़े, मैं दिल्ली से कैसे पैसे लेता हूँ, कभी मैं मना नहीं किया, तब ये काम हो। आज तो सब बोल लगते पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि विजन नहीं है। जो 2 सरकारें केंद्र के राज्य की क्या 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 ले रहे। लेकिन तिवारी जी की कैबिनेट में 2 सीनियर लोग थे, नारायण दत्त तिवारी जी और इंदिरा हृदयेश जी, जो इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद जो अब सीनियर हैं वो आप ही हैं। कांग्रेस ने पिछला चुनाव लड़ा तो 12 विधायक इनके पास 2017, और 2022 में कांग्रेस ने बहुत जोर मारा, 19 पे आके अटक गए। आपकी सीनियरिटी के अनुसार आप कहाँ मानते हैं कि कांग्रेस संगठन कहाँ गलती कर रहा है कि वो उत्तराखंड के जनमानस से कहाँ कनेक्ट नहीं हो पाया, जो आपको लगता है कि 22 में कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई? आपको क्या कारण? कांग्रेस ने प्रयास किया, लेकिन हमारे यहाँ सामूहिक प्रयास में कहीं ना कहीं थोड़ा कमी रह जाती है और हम अपने अपने में पड़ जाते हैं। जब प्रदेश का नेतृत्व तो जिम्मेदार लोगों के हाथों में होता है, जो परमार्थ की भावना से, सर्वांगीण विकास की भावना से, सबका विकास हो, पार्टी बनती है, पार्टी बड़ा मंत्र है। और जब मैं समझता हीरा सिंह इस पार्टी से बड़ा पार्टी क्या अध्यक्ष वहाँ कमजोरी आ जाती है। और फिर पार्टी में जो लीडरशिप है सबको साथ में लेकर चले, क्योंकि जब सब इकट्ठे होकर चलेंगे तभी ताकत बनेगी। जहाँ फिर लाख बिल्डिंग होगी, काटने की छांटने की बात होगी, तो ये दुखद अध्याय है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो हमारे रहती, प्रयास तो सब करते हैं, लेकिन जब अपने अपने पड़ जाते हैं, जिम्मेदार लोग भी छोड़ देते हैं, तो उसमें बड़ा दुखद अध्याय होता है। क्योंकि कांग्रेस के पास दूसरी पार्टी की तरह से कोई अब धन का संचय तो करते नहीं, बड़े बड़े पूंजीपति को लूटती नहीं, कांग्रेस ये नहीं करती, तो इसलिए वो संकट
उसमें आता और दूसरे लोग पैसा बांट बांट कर रातों रातों कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं थैले भर भर के। तो वो उनकी तो पैसों के भोग की राजनीति, ये विकास की राजनीति नहीं है। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ कि धामीजी ने साहब, क्योंकि इससे पहले त्रिवेंद्र जी रहे, सबका सम्मान करता हूँ। विकास की किरण बताओ आपने क्या है, एक उपलब्धि क्या है, किस दिशा में प्रदेश के आपने कितनी नहरें बनाई, कितने डैम बनाए, कितने पुल बनाए, अरे हेल्प गिनवा दो, छोड़ो बड़ी बात। कितने ITA बनाए, कितने पॉलिटेक्निक बनाए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, कितने बस बेड़ा लाया, बताइए ना। कितने लोगों को रोजगार दिया, रिकॉर्ड बताइए। क्या किसान को उपज का मूल्य मिला? आंदोलन करने पर चीनी मिलों में कुछ चीनी मिले 2-4 हमारे, उनका भुगतान सालों सालों होता। ये कर रहे हैं आप लोग। क्या 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 कहाँ जा रहा सरकार का जो विकास का नाम है? विकास के नाम पर मुझे बताओ ना, रोजगार बता दो, किसानों के उपज के मूल्य में बता दो, कोई योजना ऐसी आंगनबाड़ी आश्रम। अरे कर्मचारी पुराने पेंशन दे नहीं पा रही सरकार, क्यों नहीं दे रही भाई? एक आदमी 35-40 साल नौकरी करता है, जिंदगी बर्बाद करता है, उसके भविष्य में उसका मान लो का औलाद नहीं, बेटा नहीं, कौन कमा के दे? कहाँ पे रोटी खाए? कांग्रेस सरकारों ने कैसे दी? कांग्रेस सरकारों ने पुरानी पेंशन कर्नाटक हो, हमारा राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल जहाँ सरकार कैसे पुरानी पेंशन दे रही? हजारों कर्मचारी, 50-60 हजार कर्मचारी जैसी बात कहते हैं, आज मिलेगी कल मिलेगी, आज मिलेगी कल मिलेगी, लेकिन कोई करना नहीं चाहते। यहाँ बहुत ज्यादा खेती नहीं, वो उद्योग तिवारी टाइम पर बंद हो गए। तुम उनको रोजगार देने की बात करो, क्या रोजगार देने? मुझे बताने कितनी इंडस्ट्री, कितने रोजगार दिए? केवल झूठे आंकड़े, केवल झूठे आंकड़े। हजारों नौजवान पढ़ लिख करके निकल रहा है, कोई रोजगार तड़बड़ा, फिर पलायन की तरफ चल रहा है। पलायन आयोग की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। पलायन आयोग आपने बनाया, स्टडी किया। पलायन आयोग ने कहा कि अभी तक बीजेपी के टाइम पे ये देख लीजिए 4 लाख नौजवान पढ़ लिख कर उत्तराखंड के बाद 4 लाख। कितनी शर्म की बात है। क्यों अपने ही बच्चों को, अपने प्रदेश के होनहारों को, नौजवान को इस योग्य नहीं बना रखते? यूनिवर्सिटी बनाए, कहीं हम उद्योग लगाए, कोई इंडस्ट्री लगाए, सिडकुल को पुनः व्यवस्थित करें, उनमें बुलाएं कंपनी का। एक उदाहरण दूंगा मैं, कहीं नहीं मिलेगा हिंदुस्तान। 40-45 हजार संविदा कर्मचारी लोग नाम से लगे, PRD से लगे, कहीं से भी लगे, किसी कंपनी से लगे, और उनको 15-20 साल हुए विभागों में। सरकार वही चला रखा है, क्यों नियमित कर नहीं पा रहे? कर रहे तो करोड़ रुपए इकट्ठे कर लेते। आज उन 40-45 हजार कर्मचारी जब नहीं हुए तो मैंने भी कहा सरकार तो मान रहे, हाईकोर्ट का दरवाजा। हमारे हाईकोर्ट का आभार व्यक्त करेंगे हम नैनीताल में, इतना अच्छा निर्णय दिया उन्होंने, बिल्कुल साफ लिखा कि इन संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए, अस्थायी किया, परमानेंट कर दिया जाए, इनकी लंबी सेवा को देखते हैं। अगर उसमें कोई तकनीकी दिक्कत है तो समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, मतलब उनको राज्य कर्मचारी के बराबर वेतन दो। अगर रेगुलर नहीं कर रहे, तनख्वाह तो उतनी दो। रोजगार को क्वालिफाइड बच्चे हमारे यहाँ, क्या करेंगे आप? कोई आपने डिग्री कॉलेज बनाने को तैयार है, कोई आप पहाड़ों पर पलायन को मजबूर कर रहे लोगों को। आप जो मनरेगा, कांग्रेस सरकार की योजना थी, मनरेगा न होते कोविड पीरियड पर आधा हिंदुस्तान मर जाता। जी, मेरा आपसे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि कहीं ना कहीं आपने 1977 में भी कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव लड़े, उस दौर में जब कांग्रेस सत्ता में थी और संघर्ष कर रही थी, और ये दौर दोबारा से वही दौर है जिसमें कांग्रेस संघर्ष कर रही है। तो ऐसी स्थिति में आपका कांग्रेसियों को क्या उपदेश है कि कांग्रेसी किस प्रकार दोबारा खड़े हो जाएं और उत्तराखंड की राजनीति में दोबारा से विजय श्री को देखना? लेकिन घर का भेदी लंका ढावे, वो है ना कि जब घर के लोग ही इस स्थिति में आ जाता है कि दुश्मनों से हाथ मिला सब जयचंद हो जाएंगे, तो दुखद अपने निहित स्वार्थ, राज्य के हित में, मैं कह रहा राज्य के हित में गलत कर रहा हूँ विरोध करो, देश के हित में गलत कर रहा हूँ विरोध करो, कोई बात नहीं। और तो अपना निहित स्वार्थ, तो अपनी कुर्सी के लिए किसी अच्छे आदमी को फिर कांग्रेस में कौन रहेगा? फिर तो कांग्रेस में दलाल टाइप साम्राज्य हो जाएगा। जैसा बीच में एक हरियाणा के प्रभारी आए थे, खूब लूट खसोट करी, उन्होंने उधर फेंक इधर पर सौद देकर हमारे नेता उनसे मिल गए। ऐसे कुछ बाद में भी चला। ये लोग सौदा करने आते हैं, वो पार्टी मजबूत करने आते हैं। दिल्ली के हाईकमान से अपील करें गंभीरता से उनके कान पकड़े, क्या नाट है जो प्रभारी है, पार्टी बड़ी है, पैसा व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। इसलिए कमी हमारे संगठन में है, कोई दिक्कत नहीं है। और संगठन बड़ी, सरकार तो छोटी चीज में मानता हूँ, संगठन बड़ी चीज, संगठन परमानेंट है।
वो हमारे माँ बाप की तरफ से है। संगठन रहेगा तो हम लोग रहेंगे, संगठन रहेगा हम कहाँ रहेंगे, सरकार तो आई गई। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते, लोग तो एकदम से बस मैं सरकार में चला जाऊँ, मैं करोड़पति अरबपति हो जाऊँ, ये हो रहा। अगर ईमानदार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्वायरी करने लग जाए तो पता लग जाओ, नहीं तो कहाँ तक क्या क्या ये बड़ा दुखद है। मैं कड़वी बात कह रहा हूँ, लेकिन पीड़ा होती है कि काम करने वाले को आप वो करो और दुश्मनों से हाथ मिलाओ। लेकिन मैं आपसे ये प्रश्न करूंगा कि आपने दोनों दौर की राजनीति की, आपने उत्तराखंड में वो भी राजनीति की जब आपके पास सत्ता नहीं थी, और आपने उत्तराखंड में वो भी राजनीति की जब सत्ता पूरी तरीके से आपके पास थी। आपका क्या कहना है कि उत्तराखंड के लोगों की ऐसी कौन सी पीड़ा है जिसपे आपको लगता है कि इस वक्त सरकारों का ध्यान नहीं, कहीं भी उत्तराखंड के जनमानस की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उत्तराखंड की राजनीति से पकड़ी नहीं जा रही, उनसे सॉल्व नहीं की जा रही? उत्तराखंड में मुद्दा है रोजगार, उत्तराखंड में मुद्दा है पलायन, ये दो बहुत बड़े मुद्दे हैं। उत्तराखंड में है मुद्दा महिला सुरक्षा का, जो अंकिता भंडारी केस है जिसमें बीजेपी के कौन नेता कोई इनको इन्वॉल्व होगा, जिसने सीबीआई इंक्वायरी में मारने के बाद जिसने पूरे प्रदेश को कलंकित किया, जिसने मातृशक्ति को कलंकित किया, उसमें तक से मस्त नहीं हो रहे। पलायन के लिए क्या कर रहे हैं आप? हमने तिवाड़ी टाइम पर प्रपोजल बनाया था कि सीबीएसई पैटर्न, जैसे राजीव गांधी महोदय बनाया कि 6ठी से 12वीं तक फ्री शिक्षा दे दो और सीबीएसई पैटर्न होना चाहिए, अंग्रेजी पैटर्न और खोल दी जिलों में पौड़ी पर सब जगह। तो तिवारी जी ने प्रपोजल को स्वीकृति दे दी, लेकिन सरकार चली गई। उसके बाद वो फाइल वहीं की वहीं पर, वरना लोग अपने बच्चों पढ़ाने को देहरादून आते हैं, वहाँ आएंगे बच्चे वहीं पढ़ेंगे वहीं लिखेंगे, इंटर की एजुकेशन, उसके बाद डिग्री कॉलेज में अपने चले जाएंगे। ITI पॉलिटेक्निक इसलिए किए थे कि 10वीं 12वीं करेगा लड़का, नहीं मिला चलो ITI पॉलिटेक्निक खोले, इसलिए हमने खोले थे प्रदेश में जगह जगह, वो काम ठप हो गया। लेकिन जो आप तिवारी जी के सरकार की समय की बात कर रहे हैं, उसमें आप नंबर 2 या नंबर 3 की हैसियत के कैबिनेट मंत्री थे, तो जो विजन आप लोग लेके चल रहे थे, उस विजन को अगली सरकारें पकड़ पाई, नहीं पकड़ पाई? और अगर नहीं पकड़ पाई तो क्यों नहीं पकड़ पाई, कहाँ तक नहीं पकड़ पाए? तकलीफ है मुझे, और मैं इन मुद्दों को लेकर जो हमारी सरकार में अधूरे काम थे हमारे समय के, मैं हर मुख्यमंत्री ने, ऐसा नहीं कि कोई विरोधी पार्टी है, हर एक को मैंने समझा कि ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। जैसे कोई मुख्यमंत्री ने कहा नहीं है, बड़े प्यार से सबको, जितनी मेरी अकल थी मैंने कहा ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। लेकिन करना चाहे ना, मंत्री को स्टडी करता है। कोई मंत्री आज देखा आपने कोई सेमिनार करता हुआ? कोई मंत्री देखा अधिकारी ब्यूरोक्रेट से डिस्कस करता हुआ? भाई ब्यूरोक्रेट के साथ बैठो, बड़े विद्वान अफसर भी हमारे हैं, वो जहाँ हमको नहीं पता हमको ज्ञान देंगे, पढ़ लिख कर है, हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे। हम भी वो ढूंढ रहे कौन सा मुझे सूट करता है, जो अपना भला करे मेरा भला करे, प्रदेश जाए भाड़ में। ये इस प्रदेश में पूरा मतलब प्रतिभावान से ज्यादा ये चुना जा रहा है कि कौन मेरा खास है। बस लेकिन मैं ये आपकी प्रतिभा की ये मानते हैं कि आपने उस दौर में उत्तराखंड के लिए काम किया जब बिल्कुल आपको जमीन खाली मिली, आपने उस दौर में बस अड्डे बनाए, आपने उस दौर में RTO बनाया, आपने उस दौर में पॉलिटेक्निक बनाए, और अब तो उत्तराखंड को 22-23 वर्ष बने हुए हो चुके हैं, तो अब रफ्तार क्यों पहले जैसी? ये इच्छा शक्ति की बात होती है, विजन की बात, प्रदेश के प्रति, देश के प्रति हम तो मंत्री बन गए, ये चलती हम शराब के कारोबार में इन्वॉल्व हो गए, मंत्री बन के हमें तो खनन के पर टचिंग, बड़ा गंभीर मामला होता है, आरोप लगा। बिल्कुल आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे अंतिम अपनी इंटरव्यू का आज का आखिरी दूसरा अंतिम सवाल पूछूंगा। वह ये सवाल है कि आप अपनी जो राजनीतिक कैरियर की इतनी आपने ज्ञान हासिल किया और आपने इतना बड़ा लंबा कैरियर कांग्रेस को, उत्तराखंड प्रदेश को दिया, आपका कांग्रेस का के कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को क्या संदेश है? कांग्रेस क्या के स्तर से क्या ऐसे बदलाव करे जिससे कांग्रेस उत्तराखंड में कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में आए, सत्ता को पाने की स्थिति में? आपकी कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के नेताओं को क्या संदेश? कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को तो पहले तो यह है कि अहम छोड़कर गाँव नौजवानों के साथ बैठे, महिलाओं की पीड़ाओं को समझें, उनके बीच जाइए। मैं अध्यक्ष हो गया, मैं आज बस मीडिया में बयान दिया, प्रेस करी, फोटो आगे, छुट्टी हो गई। अरे लोग आंदोलन चाहते हैं। अगर रात को, मैं तो आंदोलन तैयार कर रहा था, वो तो कल रात ही विड्रॉ कर लिया बीजेपी सरकार ने, जो घर घर शराब के बार खोलने का लाइसेंस धामी जी ने दिया। शर्मनाक है देवभूमि में इस तरह काम कर रहे हैं। घर घर शराब के वो खुलवा रहे कि हरे छूट देती, हर एक को घर में शराब बेचो, शराब क्या होगा? माँ बहनों के बारे में सोचा कभी सरकार ने? तो ये विजन है,
विजन है ये लालाओं की पार्टी में ऐसे नहीं कहते बचपन से। ये लालाओं हम तो कहते थे आड़त बाजार में झंडे लगे रहते थे बीजेपी के, बाकी किसी के नहीं लगते थे। तो ये तो आड़ती पार्टी है, तो नाम पर तुम बताओ तुम कर क्या रहे हो। सारे सार्वजनिक उपक्रम भेजती है। मैं उदाहरण देता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में दे रहा हूँ। यहाँ सर्वे ऑफ इंडिया के 3 डिपार्टमेंट है, लगभग 200-250 एकड़ जमीन होगी उनकी, और सब बंद पड़े बेचती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 4 डिपार्टमेंट है, जहाँ पर पेट्रोल टैंक को अमेरिका के तोड़ने की गोली यहीं बनी थी, वो 4 डिपार्टमेंट आपने सीटीआर फॉर अकाउंट ऑफिस का हेडक्वार्टर एफआरआई एशिया का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां आपने भी। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जब देहरादून शहर में ये बसे, ये हमारे देश के गौरव गरिमा की गाथा कहने वाली चीज थे, तो और जगह तो छोड़ दो, आप एयरपोर्ट भेज दिए बंदरगाह। मैं तो पूछना चाहता हूँ उत्तराखंड को बता दो आपने क्या। अब सुनाएगा अस्पताल घोषणा हुई, सुना है इतने दिन से इंटर कॉलेज को, डिग्री कॉलेज को, अस्पताल को, आपको कोई कारखाना, कोई इंडस्ट्री, कोई रोजगार, कुछ तो हो। हेलीकॉप्टर घूम रहा बस। लेकिन आपका फिर भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का नेतृत्व इस वक्त प्रदेश संभाल रहा है, उनको आपका क्या सुझाव है, क्या राय है, ये ऐसा क्या करें कि नीचे तक के कार्यकर्ता में जुड़ जाए। इस समय हमको तो मैंने जैसा कहा, गली गली जाने की आवश्यकता है। संगठन को, संगठन के विचारधारा से जुड़े लोगों को चुनना। ये नहीं कि इसमें पैसा है, इसमें 4-5 कार है, नहीं, वो लाला लोग नहीं चाहिए। वो कांग्रेस का कल्चर है। कांग्रेस में हमेशा किसान का बट रहा, मजदूर का बट रहा, कर्मचारी का बट रहा, दलित रहा, माइनॉरिटी, सर्वधर्म संभाव, जो भी योग्य था वो रहा। उस विचारधारा को आगे बढ़ाना है। ये नहीं मैं लंबी कार में चल रहा हूँ, मैं नीचे न उतरूं। हमको जमीन पे काम करना पड़ेगा। किसान मजदूर को धूप को आंगनबाड़ी आत्माओं के बीच में बैठना पड़ेगा। हमने इंदिरा गांधी के संघर्ष को देखा है। मैं संजय गांधी के साथ था, वो शेर का बच्चा था, संघर्ष करता, लड़ा था। वो कह रहे थे कुछ नहीं, 50 केस चले करने को, हिंदुस्तान ने कोरोना केस के दौरान गिरफ्तारियां दी हो, तो आवश्यकता है। आज जनता की पीड़ा को समझो कि देश बिक रहा और हम देख रहे हैं। अकेला राहुल गांधी है जिसने साउथ से नॉर्थ तक यात्रा पैदल की, देश को जोड़ने का काम किया। गरीबों, अमीरों, बड़ों का आशीर्वाद लेना, ये देना, वो कौन सा कल्चर है। अपना निहित स्वार्थ कुछ नहीं, उसे क्या जरूरत पड़ी थी इस तरह कर। और कहीं कमी है हमारी, हम अध्ययन नहीं कर रहे, हम सड़कों पर नहीं उतर रहे, हम केवल बयानबाजी कर रहे हैं, मीडिया में फोटो आ जाए। इससे नहीं चलेगा, गाँव जाना पड़ेगा। मतलब आपका कहना है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सड़क पे उतरना पड़ेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा, गाँव जाना पड़ेगा, लोगों की भावनाएं, किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ बैठना पड़ेगा। महिला उत्पीड़न जो उत्तराखंड में हो रहे, अंकिता भंडारी के बाद 40 केस हो गए रेप के और क्या क्या। शर्म आनी चाहिए सरकार, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कुछ हमारी कमी है। डेमोक्रेसी में पक्ष विपक्ष दोनों बराबर, विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निर्भर करनी चाहिए। जो अच्छा काम है हम उसकी बता देंगे सरकार को, सहयोग करें। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा आपसे अंतिम प्रश्न ये है कि उत्तराखंड की जनमानस को आपका क्या संदेश है कि उत्तराखंड की जनमानस जब वोट डालती है, जब वो किसी भी ग्राम सभा से लेके, प्रदेश से लेके, देश के लिए, सांसद के लिए, विधायक के लिए, नगर निगम के लिए वोट डालती है, तो उत्तराखंडियत उनके अंदर जगाने के लिए और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के हितों के लिए वो किस प्रकार जागे, आप उत्तराखंड के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील करना चाहूंगा, चूंकि कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस में अच्छे संगठन, यूथ कांग्रेस है, नेशनल महिला कांग्रेस अपने आंदोलन कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से काम है, नेशनल भी यूथ भी कर रही है। हमारे कांग्रेस के साथ अपील करो और साथ में जनता से अपील करो कि अपने विधायकों से हिसाब लें, आपने क्या कहा, अपने सांसदों से हिसाब मांगे। आप 5 साल से बैठे टीडीए खा रहे, अलाउंस खा रहे, बताइए आप कितनी योजनाएं हमारे प्रदेश में, हमारे क्षेत्र में लाए। ये जिम्मेदारी जनता की भी है। जनता चुन करके सो जाएगी तो वो फिर लूट खसोड़ मस्त होने कोई चिंता नहीं। तो इसलिए आज चुने प्रतिनिधियों को बताओ ना, हरिद्वार के एमपी बताओ आपने क्या योजना, कोई इंडस्ट्री लाए, कोई योगदान किया, किसान ने कहीं तो पानी दिया, हैंडपंप लगा, पूछा सही आपका 5 करोड़ साल का कहाँ जा रहा, वही बता दो। सरकार की तो छोड़ दो, आप योजना लाए उसी को बता दो। ये जनता का पूछना चाहिए, दबाव बनाना चाहिए, जिससे आने वाला सांसद या विधायक सोचे नहीं पर मुझे काम, वो समाज भूमि की रक्षा के लिए आगे बढ़कर काम करे, अपनी ईमानदारी से काम करे, वो सीख नहीं। लेकिन आते घर घर शराब बैठूंगा, लाइसेंस ले लो, घर घर दारू पिलाओ, बच्चों को आंदोलन पिलाओ, वो तो विड्रॉ कर जाए। नहीं तो हमने तो आंदोलन की तैयारी कर ली बहुत बड़े स्केल पर।
किसान के, कर्मचारी का, प्लान का, रोजगार का, परिवहन का, कुछ तो प्रदेश में दिखाई दे, कुछ हो रहा। ये हम पूछते हैं। बीजेपी ने हमारे उत्तराखंड के वासु कहते कितना प्लान हो रहा है, कितने अस्पताल पहाड़ों को खोल दिए, कितने कॉलेज खोल दिए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए। मतलब बताइए। आपकी बात से एक बात निकलती है कि लोकसभा चुनाव बहुत ही जल्दी दरवाजे पर खड़े हैं और आप बीजेपी से हिसाब मांग रहे हैं, तो क्या अगर कांग्रेस पार्टी आपको लोकसभा का प्रत्याशी बनाती है तो क्या आप अपने सवालों का हिसाब को बीजेपी से लेंगे 2024 के चुनाव में? देखो, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो हिसाब आज भी ले रहे हैं और फिर भी लेंगे। हीरा सिंह बिष्ट तो लेगा। और हीरा सिंह बिष्ट को पूछा, तुमने विधायक बन के क्या काम किया, पहले क्या काम किया और अब काम किए? मैं तो आपको गिनाया ना, इतने ITI पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, ये बनाए, वो बनाए, श्रम विभाग बनाया, चीनी मिलों के मेरे ख्याल से 7-8 हजार कर्मचारी की रिवाइज पेंशन की। जो हो सकता था, जो एक्ट में है, उसको लागू किया। पढ़ा उसको, रातों दिन कमाई, करोड़ रुपए इकट्ठा। अरे गजब भाई, शर्म करो भाई, शर्म करो। कोई डर भाई नहीं है, लूटो, खनन का टॉप पे चल। जो ज्यादा बोल रहा पट्टा ले ले यार, हाँ अल्लाह का चल मेरे साथ चल, पट्टा ले लिया, बैठे क्यों बैठ गया? क्या होता है कल्चर उत्तराखंड का, क्या हो रहा है? एक रिवोल्यूशन आएगा, मैं बता रहा हूँ, एक रिवोल्यूशन आएगा, रुकेगा नहीं वो उत्तराखंड, और आना चाहिए। मैं तो इस पर आना चाहिए। जो उत्तराखंड जैसे देवभूमि को कलंकित करने का काम हम राजनीतिक लोग कर रहे हैं, और ब्यूरोक्रेट यहाँ केवल लूटने के लिए आ रहा है। अच्छे ब्यूरोक्रेट से जिम्मेदारी देगी, जो कमाओ कूद हो तो उसे आगे बढ़ना। ये हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। दुर्भाग्य है, बहुत चिंता का विषय। गंभीरता से सोचते हैं, सोच किसी पार्टी और राज्य पहले, हम लोग पार्टी तो बाद में, विचारधारा अपनी जगह, लेकिन प्रदेश और देश पहले। ये मातृभूमि हमारी, माता का सम्मान, इसकी रक्षा और सुरक्षा, इसका विकास हो, ये आवश्यकता है। लेकिन उनको अगर हम अध्ययन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, हम पैसा खर्चा, विधायक बन गए, MP बन गए, और फिर MP निधि, सांसद निधि, विधायक निधि डका रहे, वही हम जनता को विकास के काम में लगा, क्या कहाँ जाएंगे? हम गलत प्रेरणा दे रहे, आने वाली पीढ़ी को गलत प्रेरणा दे रहे, और सजा मिलनी चाहिए लोग। आने वाली पीढ़ी तभी सुधरे, जो नहीं भाई उसका ये, उसका ये, और इसका तो फल फूल रहा, हमें क्या दिक्कत है? कहीं ना कहीं आपका जनता को यही संदेश है कि जनता जागृत हो। बस जनता 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 ने तो सब लोग है, जनता ने ऐसे लोग प्रतिनिधि चुन रखे, दोष पे जनता पर रहेगा। जनता भोली भाली होती है, वो अपेक्षा के अनुरूप काम करती है, हमारे काम का मतलब कहीं ना कहीं जनता को कन्यादान और मतदान बहुत सोच के करना, बहुत सोच के कर, निश्चित रूप से चलना चाहिए, उसका भविष्य सोच कर करना चाहिए। और जो देश के लिए, प्रदेश के लिए मेहनत करते हैं, ईमानदार से उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। जो केवल लूट खसोट के लिए आ रहे हैं, अपने लग रहा है दूसरे, मैंने कहा ना 3 बड़े काम उत्तराखंड में, वही सब कुछ है। खन्ना काम, घूमना का, और शराब का काम, यही लोगों को निकल वापस ले। नहीं तो इतना बड़ा आंदोलन प्रदेश में होना था, आज पता लग जाता उनको कि घर घर शराब। ये बीजेपी की सोच है। ये तो अच्छा संदेश दे दिया कि मैं घर घर शराब भी बनाऊंगा, सबको शराब बनाऊंगा। ये है विजन, ये है उद्योग, ये है कारोबार, ये है प्रदेश को स्वावलंबी बनाने का। दुर्भाग्य है, बड़ा दुखद है। मैं तो प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार जौहरी एक हीरे की परख करता है, और आपकी भी परख कांग्रेसी करें, उत्तराखंड की जनता करे, और आप उत्तराखंड की सेवा यूं ही करते रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते उत्तराखंड की सेवा करते रहें। यही हमारी जनता से और प्रभु से यही कामना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बिष्ट, जो आज आपने अपना बहुत बहुत धन्यवाद। जन आवाज का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, समझ लिया। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, प्रणाम।